हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पार्टनर। मैं हूं आपकी पार्टनर भूमिका और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पूरे में हमारे क्रॉप जो होता है उसके पूरे प्रोडक्शन और उसके पूरे मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। क्रॉप होता है हमारा फसल, जो कि अभी हम क्रॉप की डेफिनेशन पूरी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो इस चैप्टर में सीखेंगे। अब उस क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसको मैनेज करके कैसे रखते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस चैप्टर में टॉपिक्स वाइज हम पूरे इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैप्टर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन के टाइम। उनके अंकल जो होते हैं वो एक फार्मर होते हैं। यहाँ पे हमारी इस लाइन में लिखा है कि उनके अंकल जो हैं वो एक फार्मर हैं। तो वो वहाँ पर जाते हैं। एक दिन वो वहाँ पर क्या देखते हैं, एक दिन वो वहाँ पर कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एटसेट्रा। वो सब वो देखते हैं वहाँ पे। तो अब आप कुछ नई चीज़ देखते हो तो उसके बारे में जानने के इच्छुक रहते हो, राइट। तो वो भी उसके बारे में जानने में इच्छुक होते हैं कि ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, इनका यूज़ क्या होता है, किस लिए ये यूज़ करते हैं। तो वो भी इसके लिए उत्सुक हो गए जानने के लिए। अब वो कहते हैं आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। मुझे जानना है कि हम ये टूल्स जो हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं और हम ये सब टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। आपको ये तो पता ही होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायर होती है। प्लांट्स भी अपना फूड क्या बनाते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और आपको याद होगा, ये तो पता ही होगा, सबको पता होता है, तो छोटी क्लास में सिखाते हैं कि प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारा लिखा हुआ है कि कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप सबको पता होगा, जल्दी जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि जो हमारा प्लांट है वो किस प्रोसेस से अपना फूड बनाता है। मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप उससे जाके कमेंट में बताना। सो आगे करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और जो ह्यूमन्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो वो अपना खाना लाते कहाँ से हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, एनिमल्स अपना फूड लाते कहाँ से है, इसे देखने से पहले हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। आपको पता है कि जो हम फूड से एनर्जी लेते हैं, हम फूड खाते हैं, फूड से जो भी एनर्जी मिलती है वो किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे बॉडी में बहुत फंक्शंस होता है, जैसे कि डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, जो हम खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट होता है, ये आपने 7th में पढ़ा था। रेस्पिरेशन होता है जो हमारा फूड का और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, ये भी आपने 7th क्लास में पढ़ा था। और एक्सक्रीशन ये भी पढ़ा था। इन सब बॉडी फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कौन देता है, फूड देता है हमें ये सब। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं और दोनों से लेते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं। अभी यह पूछती है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, तो हमारे देश में तो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, अब हम उन सब लोग को खाना कैसे प्रोवाइड करें एक लार्ज स्केल पे। तो अब इसका जवाब देंगे, तो इसका जवाब है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होने की जरूरत होती है। अब लार्ज पॉपुलेशन में फूड को प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ बहुत, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फूड को लार्ज स्केल में प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक हमारा टॉपिक दे रखा है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो कि है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ये तो आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर भी एक बार उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा कुछ पढ़ लें ताकि हमें एक बार पक्का पता लग जाए कि एग्रीकल्चर होता क्या है। सो टिल 10,000 BCE
People were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. 10,000 BCE के दौरान पीपल जो हुआ करते थे वो नोमैडिक हुआ करते थे। वो ग्रुप्स में घुमा करते थे जगह से जगह, किसकी सर्च में? फूड और शेल्टर, क्योंकि फूड और शेल्टर वहाँ पर तब होता नहीं था, तो वो जगह जगह घूमते थे, फूड और शेल्टर को ढूंढते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उन्होंने क्या खाना शुरू करा? जो कच्चे हमारे फल सब्जियां होती हैं वो खाना शुरू किया। और क्या करना शुरू किया? और उसके बाद जैसे वो पहले क्या खाते थे? कच्चे फल सब्जी खाते थे, और बाद में उन्होंने क्या खाना शुरू कर दिया? जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया अपना खुद का खाना खाने के लिए। फिर उन्होंने क्या शुरू किया? हंटिंग शुरू की। पहले वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे, फिर उन्होंने हंटिंग शुरू करी, और बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। और क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स। इसी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर जो है जन्म लेता है। तो ये 3 चीज़ थी। सबसे पहला था वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, दूसरा था वो हंटिंग करते थे एनिमल्स के लिए, और तीसरा उन्होंने लैंड को कल्टीवेट किया और ये सब फूड क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस किया। और फिर हमारा क्या जन्म लेता है? एग्रीकल्चर जन्म लेता है। ठीक है, अब आगे देखो। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब प्लांट्स, एक ही तरीके के प्लांट जो होते हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप। जैसे कि आप अगर खेत में गए होंगे तब आप देखते होंगे कि जब एक ही तरीके के जो हमारी फसल होती है वो लार्ज स्केल पे उगाई जाती है तो हम उसे कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं? क्रॉप। जैसे कि पूरा एक खेत में सिर्फ वीट उगी हुई है तो हम उसके कहेंगे क्रॉप, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे उगी हुई है और एक ही तरीके की उगी हुई है। ठीक है, देखो इसमें भी यही एग्जांपल दे रखा है कि वीट जो है वो हमारी फील्ड में उगी हुई है, वो सिर्फ वीट ही है और वो भी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस है। ओके, तो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको पता ही है क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स है हमारी, वेजिटेबल्स है हमारे, फ्रूट्स हैं। इन्हें हम किस चीज़ पे क्लासीफाई करते हैं? हम इस पे क्लासीफाई कर देते हैं बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। सीज़न के बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कौन से सीज़न में उगती है, ये कौन से सीज़न में उगती है। अभी हमारे सीजन होते हैं, हमारे विंटर हो गया, समर हो गया, इन सब चीज़ों, और रेनी सीजन हो गया, इन सब के बेसिस पे हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं कि ये इसमें उगती है, ये इसमें उगती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ पे जो भी हमारे मौसम होता है वो बदलता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। ऐसे ही अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। जो हमारी क्रॉप्स की वैरायटी होती है वो भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में करती है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लेके बता दिया, जैसे इंडिया एक बड़ी कंट्री है, वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जगह से जगह वेरी करती है। जैसे अगर आपके वहाँ बारिश हो रही है तो शायद मेरे यहाँ धूप हो सकती है, तो ऐसे अलग अलग वेरी करती है। ऐसे ही इन्होंने इस चीज़ का एग्जाम्पल लेके बताया कि क्रॉप्स भी अलग अलग जगह की वेरी करती हैं। अब डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, इस डाइवर्सिटी के अलावा जो 2 ब्रॉड जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो ऐसे बताए हुए हैं। हमारा सबसे पहला बताया हुआ है खारिफ क्रॉप्स। क्या बताया हुआ है? खारिफ क्रॉप्स। सबसे पहला हमारा है खारिफ क्रॉप्स और हमारा दूसरा है राबी क्रॉप्स। दो के उसमें बांटा हुआ है इन्हें, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो अब इन्हें देखो, यस। सबसे पहले खारिफ क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप्स क्या होती है? वो क्रॉप्स जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं। किस में उगाते हैं? रेनी सीजन में, उन्हें कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। और हमारे इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? जनरली हमारे जून से हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है और वो सितंबर तक रहता है। तो इस टाइम पे ही हमारे खारिफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं। खारिफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है? अब पैडी आती है, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सारी हमारी होती है खारिफ क्रॉप्स। ओके, अब ये तो थी खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स को याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद कर लो, के आर को इकट्ठा याद कर लो। और राबी क्रॉप्स किस में उगाई जाती है? राबी विंटर में, तो RW किसी का सरनेम बना के याद कर लेना, ठीक है। KR जैसे कि आप कर सकते हो आर से कौन सा, जैसे खुशी रोहिल्ला, ऐसे करके KR याद कर सकते हो आप ये खारिफ क्रॉप्स को। राबी क्रॉप्स को RW करके याद कर सकते हो। अब W से तो मुझे कोई सरनेम नहीं पता, आप अपने कुछ भी निमोनिक्स लगा के इसे याद कर सकते हो।
ठीक है, तो राबी क्रॉप्स को देखते हैं। राबी क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और विंटर सीजन होता है अक्टूबर से मार्च तक, इन्हें कहते हैं राबी क्रॉप्स। अब इनके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेट, ये सब हमारी उगाई जाती है राबी क्रॉप्स में। राबी क्रॉप्स मतलब विंटर सीजन में उगाई जाती है ये हमारी, ठीक है, जब बहुत सारी ठंड पड़ती है। अब इनके अलावा अब ये हो गई हमारी रेनी सीजन में, ये हो गई विंटर सीजन में। अब समर सीजन में कौन सी उगाई जाएगी? समर सीजन में उगाई जाती है पल्सेस और वेजिटेबल्स। ज़्यादातर जगहों पे ये चीज़ें समर में उगाई जाती है। तो हमने तीनों का एग्जांपल देख लिया, ये था हमारा रेनी का, ये विंटर का और ये हो गया समर का। तो तीनों का आपको याद करना जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी है ये एक तो खारिफ क्रॉप्स करना और एक ही राबी क्रॉप्स करना। अब हम अगला देखते हैं। अब हमें अगला बता हुआ है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारी बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अभी बोलते हैं वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को हम विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं कर सकते? हमने देखा था कि पैडी क्या है, पैडी एक खारिफ क्रॉप है और वो किस में उगाई जाती है? वो हमारी उगाई जाती है रेनी सीजन में। तो पूछ रहा है विंटर में क्यों नहीं उगाई जाती? तो अब ये इसका जवाब देती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो सिर्फ रेनी सीजन में उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अगर रेनी सीजन में इतना सारा पानी मिल सकता है जितना कि विंटर सीजन में उसे नहीं मिल सकता है। तो पैडी किस में उगाई जाती है? हमारी रेनी सीजन में। ओके, विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाई जाती? इसका आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे से आप अपना आंसर बना सकते हो, अगर आए तो क्वेश्चन पेपर में आपका ये अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप आंसर बना सकते हो। अब नेक्स्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो कि एक फार्मर करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। आप इस एक्टिविटीज़ को किससे सिमिलर मान सकते हैं? जो एक गार्डनर करते हो और आप भी करते हो जब आप अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो आप अपने घर में सजाने के लिए यूज़ करते हो। वो जब आप ग्रो करते हो तो वो जो एक्टिविटीज़ करते हो, क्या करते हो? सबसे पहले आप प्लांट उगाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले उसका बीज लाके मिट्टी में दबाते हो, उसे डेली पानी देते हो, फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसे कट करते हो। ये सब एक्टिविटीज़ आप भी करते हो, एक गार्डनर भी करता है, एक फार्मर भी करता है। तो क्या हो गई? ये एक्टिविटीज़ सिमिलर हो गई ये एक्टिविटीज़। तो फिर यही क्रॉप का जो कल्टीवेशन होता है हमारा, ये हमारी जितनी भी आपकी जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो सब हर जगह सेम होगी। ये नहीं होगी कि ये रीजन टू रीजन वैरी करते हैं, ये वैरी नहीं करेंगी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपके लिए, गार्डनर के लिए और फार्मर के लिए, सबके लिए ही एक जैसी होंगी। तो उनके लिए सबसे पहले हमें सोइल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कोई भी प्लांट हम ग्रो करते हैं सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ के लिए। फिर सोइंग मतलब उसे दबाना। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। इरिगेशन करेंगे, वीड से प्रोटेक्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे और स्टोर करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ हम मेनली करते हैं। राइट, आप जब भी कहीं पे भी फील्ड में जाओगे तब आप फार्मर को देखना, फार्मर से आप ये चीज़ें पूछ भी सकते हो, वो आपको बिल्कुल सीधा यही आंसर देगा। क्यों? यही एक्टिविटीज़ होती है वहाँ करने के लिए। तो आप कभी भी फील्ड में जाओ तो ये देखना, सबसे पहले क्या करते हैं फार्मर्स? सोइल की प्रिपरेशन करते हैं। वो सोइल की प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क भी होता है एग्रीकल्चर में, क्या करना? मिट्टी को टर्न करना और उसे लूजन करना। टर्न करना और लूजन करना क्या होता है? जैसे हमारी ये जो मिट्टी है इसकी लेयर्स हैं, यहाँ वाली मिट्टी में हम पहले ही एक प्लांट ग्रो कर चुके हैं तो उसका सारा न्यूट्रिशन इसने इसे दे दिया। अब जब हम इस पर दूसरा प्लांट ग्रो करेंगे तो उसके लिए इसके पास न्यूट्रिशन नहीं है, इसके पास न्यूट्रिशन। राइट, तो हम जब इस वाली मिट्टी को यहाँ पे टर्न कर देंगे तो इसके न्यूट्रिशंस यहाँ पे आ जाएंगे जिससे कि ये उस प्लांट को दे सके। तो हमें मिट्टी को टर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसे लूजन करना उसमें से मतलब सारे जो हमारे लम्प्स होते हैं वो हटा देना। लम्प्स होते हैं जो मिट्टी के, जो हमारे ठेले से टाइप होते हैं ना, ये ऐसे मिट्टी के रोक बन जाते हैं यहाँ पे, ऐसे इन्हें तोड़ देना और हमारी मिट्टी को टर्न करना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब ये क्या करता है? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। इसकी वजह से क्या होगा? जो हम उगा रहे हैं उस चीज़ की जो रूट्स होगी वो डीपली जाएगी सोइल के अंदर। जैसे भी आप उसे लूज़ करोगे ना तो उसकी जो रूट्स होंगी वो उतनी ही डीप जाएंगी जितना आप उसे अच्छे से लूज़ करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लूज सोइल जो क्या करते हैं वो अलाउ करती है रूट्स को ब्रीथ करने में आसानी। जब वो डीप जाते हैं सोइल के अंदर तो वहाँ पे वो
ब्रीथ कर सकें, वो सांस ले सकें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे सॉइल को लूज़ करना। ये आपको पता लग गया। अब वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। अभी अलाउ क्यों करती है? अब आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। तो अब सबसे पहले ये पूछता है कि ये क्यों अलाउ कर रही है उस रूट को ब्रीथ करने में ईजीली। द लूजन सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। लूजन सोइल हेल्प करती है, जैसे हमारी मिट्टी में अर्थवॉर्म प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है ये। तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म हमारे फार्मर के फ्रेंड कहलाए जाते हैं। जब वो मिट्टी को टर्न करते हैं, लूज़ करते हैं, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है और उसमें ह्यूमस भी ऐड होती है। तो ये हमारे इसलिए हेल्प करते हैं रूट्स को ब्रीथ करने में। कौन हेल्प करता है रूट्स को ब्रीथ करने में? अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स हेल्प करते हैं हमारे रूट्स को ब्रीथ करने में। तो इसका आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे एक ये लाइन दी हुई है, ये मैंने बताई नहीं, एक मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फार्मर के फ्रेंड्स क्या होते हैं? फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं हमारे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. आपने पहली क्लासेस में सीखा होगा कि सोइल में क्या क्या होता है। मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे। क्या क्या बताया था? अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके एडिशन में क्या होता है? डेड प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं, इन्हीं सोइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं। ये सारे उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर बना देते हैं। इस तरीके से जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन डेड ऑर्गेनिज्म में, वो क्या हो जाते हैं? सोइल में रिलीज बैक हो जाते हैं वो, और वो न्यूट्रिशन दोबारा कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हमारा कोई भी डेड डिकी है, ये हमारी सोइल है, यहाँ पे कुछ भी डेड डिकी आके गिर गया, तो जब ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, तो इसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जाएंगे? सोइल के अंदर आ जाएंगे। और सोइल के अंदर आ जाएंगे तो ये जब हम दोबारा इस पे प्लांट को ग्रो करेंगे तो क्या होगा? प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये प्लांट ले लेगा, और फिर क्या होगा? जो हमारे डेड डीके वाले जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किसके पास चले जाएंगे? प्लांट्स के पास चले जाएंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। अब आगे देखो, ये दे रखा है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। कुछ ही सेंटीमीटर तक की टॉप लेयर जो सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करती है, इसलिए उसका टर्न करना और लूज करना न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को ऊपर लाता है, ताकि प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सके। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब टर्निंग और लूजनिंग जो सॉइल की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए। अब जो हमारी लूजनिंग और टर्निंग करने की प्रोसेस होती है, इसे हम कहते क्या हैं? इसे हम कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। लूजनिंग को हम कहते हैं टिलिंग और टर्निंग को कहते हैं प्लोइंग। ये दो प्रोसेस हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ये किससे की जाती है? ये हमारी प्लो की हेल्प से की जाती है। अब प्लोज किसके बने होते हैं? प्लो आपको ये जो आगे हमारे टूल्स के बारे में बताएंगे तो प्लो के यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लो के बारे में भी आगे बताएंगे। तो प्लो किसके बने हुए होते हैं? प्लो हमारे वुड या आयरन के बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सॉइल के क्लम्प्स आ जाते हैं, जिन्हें क्रम्प्स कहते हैं। वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिन्हें तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling होता है, एक तो आपकी मिट्टी यहाँ से ऊबड़ खाबड़ हो रखी है और एक आप इसे हेल्प करके लेवल कर दो, इस तरीके से फ्लैट में लाओ। तो इसे करना इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? सोइंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और इरीगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब लेवलिंग ऑफ सॉइल किससे की जाती है? लेवलर की हेल्प से की जाती है। एक लेवलर आता है आपका, उसकी हेल्प से की जाती है ये आपकी लेवलिंग। ओके, आगे देखो। अब समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार हमारा मैन्योर भी ऐड किया जाता है सोइल में टिलिंग करने से पहले। टिलिंग क्या होता है? लूजनिंग ऑफ सोइल। इसे करने से पहले हमारा मैन्योर भी ऐड किया जाता है। अब ये किस लिए हेल्प करता है? प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर में हेल्प करता है। अब हम सोइल में अगर हम मैन्योर को मिक्स कर रहे हैं तो ये इसकी प्रॉपर मिक्सिंग में हेल्प करता है।
अब सोइल को सोइंग करने से पहले, सोइंग होता है हमें उसमें बीज दबाने से पहले क्या करना ज़रूरी होता है, मॉइस्चर करना, गीला करना भी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सूखी ना हो सोइंग करने से पहले, इसलिए। ठीक है, अब आगे देखो कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब सीड्स को सो करने से पहले ज़रूरी होता है सॉइल के क्लम्प्स को तोड़ना बेटर यील्ड के लिए। बेटर यील्ड होता है बेहतर उपजाऊ के लिए। अब ये किसकी हेल्प से किया जाता है, ये वेरियस टूल्स की हेल्प से किया जाता है। जो मेन टूल्स होते हैं इस यूज़ के लिए वो होते हैं प्लो, होए और कल्टीवेटर। अब हम इन टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लो के बारे में। किसके बारे में, प्लो के बारे में। सो दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। ये यूज़ किया जाता है, पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था सोइल को टिलिंग करने के लिए। टिलिंग यानी कि लूज़ करने के लिए, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, इसलिए यूज़ किया जाता था ये। अब वीड्स को रिमूव करना और सोइल को टर्न करना, ये किसकी हेल्प से होता था, ये भी हमारे प्लो की हेल्प से होता था। तो इसके हमने बहुत सारे काम देख लिए। क्या क्या देख लिया, क्या होता है इससे, ये मेन इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्लो के बारे में लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखना है यूज़ किसके लिए किया जाता है, सोइल को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सोइल को टर्न करने के लिए। अब ये वुड का बना हुआ होता है। एक पेयर ऑफ बुल्स जो होती है वो इसे चलाती है। बुल्स भी हो सकती हैं या दूसरे एनिमल जैसे कि हॉर्स और कैमल भी हो सकते हैं। अब ये जो होता है हमारे, इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसे हम कहते हैं प्लोशियर। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी जब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। प्लो का जो हमारा मेन पार्ट होता है वो लंबी सी लकड़ी, आपने देखा होगा बैल जो होते हैं वो खेत जोतते हैं, वहाँ पे उनके गर्दन पे एक लंबी सी लकड़ी ऐसे रखी जाती है, उसे वो होता है हमारा मेन पार्ट जिसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। क्या कहते हैं, जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। अब वहाँ पे एक हैंडल भी होता है शाफ्ट की एंड पे, और दूसरा एंड पे क्या होता है, एक बीम अटैच होती है जो कि हमारे बुल्स के नेक पे रखी जाती है। एक पेयर ऑफ बुल्स जो है या फिर एक आदमी जो है इसे इजीली ऑपरेट कर सकता है प्लो को। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। यस, ये है हमारा प्लो। ये मैंने आपको बताया था, ये बुल्स की नेक पे रखा जाता है, इसे कहते हैं हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्लोशार। एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होते हैं जो अंदर जाती है, जिसकी हेल्प से हमारा होता है, वीड्स को रिमूव करता है, ये क्रॉप में फर्टिलाइजर्स ऐड करता है, ये सब करता है, ये इसकी हेल्प से किया जाता है। इसमें एक बीम होती है इसके एक एंड पे। यही तीन थे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या बताया हुआ था, ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड जिसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट, ये जिसे गर्दन पे रखा जाता है बुल की, ये होता है हमारा प्लो। सो आगे रीड करते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। आजकल ये जो हमारे लकड़ी के प्लो होते थे ये यूज़ नहीं होते, आजकल हमारे आयरन के प्लो इनकी जगह रिप्लेस किए गए हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। अभी प्लो के बारे में था, अब हम आगे पढ़ेंगे होय के बारे में। होय क्या होता है, होय भी एक टूल होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये एक सिंपल टूल होता है जिसे यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। ये भी वीड्स को रिमूव करता है और सोइल को लूज़ करता है। इसमें एक लॉन्ग रोड ऑफ वुड होती है, इसमें लंबी सी वुड की रोड होती है या फिर आयरन की भी होती है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट होती है आयरन की जो इसके एक एंड पे फिक्स होती है, और ये किसकी तरह काम करता है, एक ब्लेड की तरह काम करता है। ये एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। ये होता है हमारा होय। आप देख रहे हो, ये मैंने बताया था, यहाँ पे एक बेंट प्लेट होती है, आयरन की होती है। ये जो हमारी रोड है ये तो हमारी वुड की भी हो सकती है और ये आयरन की भी हो सकती है। ये यहाँ पे एक बीम है और यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है और एक यहाँ पे ग्रिप है। ये सब हमारा किसके द्वारा पुल किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है ये सब, ठीक है। अब आगे हम एक और टूल के बारे में पढ़ते हैं, कल्टीवेटर। क्या होता है कल्टीवेटर। आजकल प्लोइंग जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। अब कल्टीवेटर का यूज़ क्या बचाता है, हमारा लेबर बचाता है, टाइम बचाता है। अब इससे हमारा क्या हो रहा है, एक ही आदमी इसे ऑपरेट कर रहा है और हमारा टाइम भी बच रहा है। तो ये कल्टीवेटर ये होता है जिससे हम अपनी जो क्रॉप की जो सोइंग में हेल्प कर देते हैं और इरिगेशन में हेल्प करते हैं। ये होता है हमारा कल्टीवेटर। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमने क्या ख़त्म करा है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सोइल की प्रिपरेशन। अब हम सोइल की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है जो कि है हमारा सोइंग। क्या है, सोइंग। अब सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम अच्छे सीड सेलेक्ट करेंगे तभी तो हमारी अच्छी क्रॉप की ग्रोथ होगी, राइट।
अब फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं, फार्मर्स वो वाले सीड को प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड देते हैं। हाई यील्ड क्या होता है, हाई यील्ड मैंने आपको बताया था, बेहतर उपजाऊ जो हमारे प्रोवाइड करता है फार्मर, वो वाले सीड्स को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले अब हमारा बता हुआ है सीड्स का सिलेक्शन। अब सीड्स को हमें सेलेक्ट किस बेस पे करना चाहिए और कैसे, मतलब किस तरीके के सीड्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। अब ये बोलती है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को कुछ ग्राम सीड्स देखा एक वेसल में रखते हुए, एक बर्तन में रखते हुए और उसमें थोड़ा पानी डालते हुए। अब कुछ मिनट्स के बाद क्या हुआ, वो कुछ सीड्स जो हैं वो क्या करना शुरू कर दिया, फ्लोट करना शुरू कर दिया टॉप में। मैं ये सोच रही थी कि ये सीड्स जो हैं वो टॉप पे फ्लोट क्यों करते हैं, फ्लोट मतलब जो ऊपर ऊपर जो है वो तैरना क्यों शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है, सिमिलर आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसे आधा भरना है पानी से, उसमें थोड़े से वेट डालने हैं और उसे स्टीर करना है और कुछ टाइम के लिए वेट करना है। अब कुछ टाइम के बाद आप उसमें क्या देखोगे, क्या उसमें सीड्स हैं कुछ फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे, क्या वो किस लिए फ्लोट कर रहे हैं, वो हेल्दियर, वो हैवियर हैं, वो लाइटर हैं, ये किस चीज़ के लिए फ्लोट कर रहे हैं, वो क्यों फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। डैमेज सीड्स बिकम होलो, जो हमारे डैमेज सीड होते हैं वो होलो बन जाते हैं, होलो मतलब खोखले, खोखले बन जाते हैं और क्या हो जाते हैं, इसलिए वो लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है गुड और हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने का। क्यों, क्योंकि डैमेज सीड्स जो हैं वो तो ऊपर ऊपर आ जाएंगे पानी के और जो साफ़ और हेल्दी सीड्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने सीड्स को अलग कर सकते हैं। अब सोइंग करने से पहले एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है टूल्स के बारे में जानने का, जो सीड्स के लिए सो करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कुछ टूल्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है सोइंग करने का और एक हमारा मॉडर्न मेथड होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड था, ये होता है मॉडर्न मेथड सोइंग करने के लिए। ये देखो, देखिए कुछ मॉडर्न रहा है। ओके, सो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, ये टूल ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए। फनल की तरह शेप होती है इसकी, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, एक मिनट, ये दोनों ही आ जाए, यस, इसकी शेप फनल की तरह होती है, यहाँ पे फनल दिखाई हुई है, ये फनल की तरह शेप होती है। इसमें सीड्स जो हैं इस फनल के अंदर भर दिए जाते हैं, जो कि 2 या 3 पाइप होते हैं नीचे, यहाँ से पास ऑन हो जाते हैं और इनके शार्प एंड की वजह से ये क्या हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर बीज दब जाते हैं। ये नहीं कि अलग अलग जाके बीज दबा के आने पड़ते हैं, इससे हमारी हेल्प से डिस्टेंस बाय डिस्टेंस हमारे ये अपने आप सो हो जाते हैं सीड, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस देखा जाता है कि कितने कितने डिस्टेंस पे हो रहा है। अब इसमें पक्का प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता कि इतने डिस्टेंस के बाद एक बीज हो रहा है, इसमें डिस्टेंसिंग का वो नहीं है। इसमें सीधा फनल के अंदर डालते हैं और पाइप के द्वारा जब वो पहुंच जाता है उसके शार्प एंड पे, तभी वो हमारा सो हो जाता है, ठीक है। इसके जो एंड्स होते हैं वो सोइल के अंदर पॉज किए जाते हैं, मतलब दबा दिए जाते हैं और वहाँ पे सीड्स लगा दिए जाते हैं। ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमारा इंक्लूड होता है सीड ड्रिल। क्या इंक्लूड होता है, सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या होता है, आजकल जो है सीड ड्रिल जो है वो सोइंग के लिए हेल्प करता है ट्रैक्टर्स की हेल्प से। इसे ट्रैक्टर में लगाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सीड्स को सो करता है, इक्वल डिस्टेंस पे सो करता है और इक्वल डेप्थ होता है, मतलब कितनी गहराई में और कितनी दूरी पे एक बीज यहाँ और एक बीज यहाँ, कितने डिस्टेंस पे इन्हें ग्रो करना है और कितनी डेप्थ में करना है। डेप्थ मतलब होता है गहराई, ठीक है। ये इक्वल रखता है डिस्टेंस को भी और इक्वल रखता है डेप्थ को भी, ठीक है। जो एक मेजर टास्क होता है, एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है ये करना भी। अब ये क्या करता है, सीड्स जो है वो सोइल के बाद, जो हमारे सोइंग करने के बाद सोइल से कवर हो जाए, ये भी इंश्योर करता है। और ये क्या करता है, सीड्स को बर्ड को खाने से भी प्रोटेक्ट करता है। बर्ड कैसे खाएंगे, जब वो ज़्यादा नीचे डेप्थ में हमारे सो कर दिए जाएंगे। अब सोइंग की सीड ड्रिल क्या बचाता है, टाइम बचाता है, हमारा लेबर बचाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ही इसमें अभी यूज़ होगा जो ट्रैक्टर को ऑपरेट करेगा ये चलाने के लिए। अब एक यहाँ पे ये बोलता है, एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास, नर्सरी आपको पता होगा, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्लांट्स देखे हैं जो कि छोटे छोटे बैग्स में रखे जाते हैं। वैसे क्यों रखे जाते हैं, अब वो बोलता है, अभी बोलती है कि सीड्स होते, कुछ प्लांट्स के सीड जैसे कि पैडी के सीड्स क्या करे जाते हैं, पहले नर्सरी के अंदर ग्रो किए जाते हैं। जब वो सीडलिंग में ग्रो हो जाते हैं तब वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं फील्ड में मैनुअली। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड में, ओके। अब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब
अगर ये इतना प्लांट यहाँ पे है कि प्लांट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ग्रो करेगा, यहाँ पे ग्रो करेगा, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। अब अगर हमने सीड ड्रिल की हेल्प से ना करके वैसे ही मैनुअली सीड को ग्रो कर दिया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, अब एक यहाँ उग रहा है ऐसे और एक यहाँ उग रहा है ऐसे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीड्स की ओवर क्राउडिंग हो रही है। तो ओवर क्राउडिंग को बचाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब आगे देखो, ये किस लिए अलाउ करता है, प्लांट्स को अलाउ करता है सफिशिएंट सनलाइट को लेने में, न्यूट्रिएंट्स को लेने में और वाटर को लेने में। कई बार कुछ प्लांट जो होते हैं वो रिमूव भी किए जाते हैं, किसको बचाने के लिए, ओवर क्राउडिंग को बचाने के लिए। अब कभी कभार ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उस ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम सीड्स को हटा देते हैं। अब हमने इस चैप्टर के 2 स्टेप पढ़ लिए हैं, हमारे सोइंग पढ़ लिया है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल पढ़ लिया है, यहाँ पे ये रहा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, सोइंग पढ़ लिया। अब हमारे ये 5 स्टेप्स बचे हुए हैं। हम यहाँ पर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से लेके जो जितने भी हमारे पेज बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप शायद हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब इस चीज़ से बचने के लिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आज का हमारा जो चैप्टर का वीडियो था वो हमारा पहला पार्ट था। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे मैन्योर को ऐड करना, फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम ये कोशिश रहेगी कि 5 स्टेप्स को पूरा कर लेंगे, नहीं तो 3 करके 2 करके हम इसे डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। सेकंड पार्ट की वीडियो मैं थोड़े दिनों में डाल दूंगी। पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से फिनिश करना, उससे अच्छे से रीड करना, एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करना इस चैप्टर की। ये बहुत इजी चैप्टर है, एक बार में आप करोगे तब भी हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट के लिए वेट करना, और जैसा मैंने पहले कहा था कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।